नमस्कार। मेरे साथ आनंद वर्धन फिर से एक बार जुड़ रहे हैं। हम हर हफ्ते ये कार्यक्रम करते हैं। इसमें मैं आनंद से कुछ बातचीत करते हैं जो कि करंट टॉपिक्स पर होते हैं। आनंद, मैं आज शुरू करूंगा। मैंने आपका कल का एक कार्यक्रम देखा था, शायद 5 PM लाइव पर आप बोल रहे थे। आप ये कह रहे थे कि आपने ये अनुमान लगाया है कि इस बार जो भी वर्डिक्ट आएगा वो फ्रैक्चर तो कम से कम नहीं होगा। वो किसी भी साइड का हो, चाहे बीजेपी एनडीए का हो, तो उनके लिए आएगा, पूरा मैंडेट आएगा। अदरवाइज इंडिया गठबंधन का आएगा। हंग पार्लियामेंट आने का आपने बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बताई है। ये जनरली जो आप बोल रहे हैं, जो जनरल ओपिनियन चल रहे हैं, अगर आप एक तरफ भक्त लोगों को छोड़ दें और एक्सट्रीम व्यूज छोड़ दें, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी 220 230 उसके पास आएगी, एनडीए की 20-25 सीट तो 260 पे कहीं रुक जाएगी, और इसी तरह ऑपोजिशन की भी है। तो हंग पार्लियामेंट की बहुत लोग बात कर रहे हैं। तो आपने जो स्टेटमेंट दिया उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि आपका एनालिसिस क्या रहा है। आनंद। नहीं, मैं अजय एक तो थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करके देखना पड़ेगा। उसको मैं फाइन ट्यून करके इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि फ्रैक्चर नहीं आएगा और क्लियर मैंडेट आएगा, तो मैं उस अलायंस की बात कर रहा हूं, मतलब एनडीए अलायंस या इंडिया अलायंस। मैं पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक फाइन ट्यून मैं इसलिए उसको मैंने वो कर दिया कि लोगों को इस चीज समझ में आ जाए। बीजेपी या कांग्रेस पर से जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इस समय है, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलायंस की बात कर रहा हूं। तो मेरा बिल्कुल अभी मतलब आई एम होल्डिंग दैट थिंग स्टिल कि मैंडेट क्लियर आएगा। मैंडेट क्लियर इसलिए आएगा कि हम लोगों का एस्टिमेट, जो मतलब जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो ग्राउंड पे गए हैं, हम सब लोग, हमारा जो इंफॉर्मेशन लोगों से ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसके अनुसार इंडिया गठबंधन का 300 प्लस आ रहा है। उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन ऑन द सेम हैंड, रिस्पेक्टिंग दी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो सरकारी मीडिया कहिए, आप बीजेपी के जो सारे लोग बोल रहे हैं, मतलब सारे लोग इन द सेंस कि मोदी जी और शाह साहब, उस बात को भी रिस्पेक्ट करते हुए अगर वो कह रहे हैं कि अभी भी हम 400 पार हैं या ये हैं, तो आई एम गिविंग दैट टू देम। तो वो भी 300 पार कर रहे हैं एनडीए। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि मोदी जी और अमित शाह को अगर ये लग रहा है तो 300 पार हो रहे हैं, क्योंकि देन व्हाट इट अमाउंट्स टू दैट कि ये सारे सोशल मीडिया के लोग, ये सारे सोशल एक्टिविस्ट, ये सब लोग वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड दी कि हाउ द पीपल आर वोटिंग। हमारे सामने जो लोग आते हैं, जिसमें बात होती है, उसमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो बीजेपी के आगे, मतलब मोदी जी के अगेंस्ट वोट दे रहे हैं। लेकिन वो सारे लोग अगर जाके वोट दे रहे हैं बीजेपी को, तो हो सकता है। तो इसका मतलब हम 200% रॉन्ग थे, और अगर हम पूरी तरह से रॉन्ग हैं, तब बीजेपी को 300 के ऊपर, मतलब एनडीए को 300 के ऊपर जा रहा है। दैट इज द बेसिस ऑन विच आई एम होल्डिंग दिस। मेरे हिसाब से 300 प्लस इंडिया अलायंस का आ रहा है, लेकिन जो मैंने क्वालिफाई किया कि अगर उसमें ऐसा लगता नहीं आएगा, तो फिर एनडीए का 300 प्लस आ रहा है। बीच का ये फ्रैक्चर्ड कि 220 और 210 या 240 इस तरह का नहीं आएगा। उसका एक छोटा सा मैं कारण और बता दूं। इन दो अलायंस को जब आप अलग कर दीजिए, तो अदर्स में जो मेजर प्लेयर है, मेजर प्लेयर बोल रहा हूं, वो दो ही हैं। नवीन पटनायक इन उड़ीसा, जगन रेड्डी इन आंध्र प्रदेश। क्योंकि बाकी सारे लोग अलाइंड हैं, बाकी सारे लोग अलाइंड हैं, या तो इधर या उधर, या इधर या उधर। मतलब मैं बहुत छोटे रीजनल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं कि वो मतलब एआईएमआईएम, भाई एआईएमआईएम के 2 ही तो एमपीज थे। मैं बात कर रहा हूं जो लोग 10 से ज्यादा एमपीज ला सकते हैं या 5 से ज्यादा एमपीज ला सकते हैं। इसमें केवल अदर्स में 2 पार्टीज हैं, जगन रेड्डी, नवीन पटनायक। और ये अदर्स अगर अपना बेस्ट भी कर लेंगे,
तो ये वही 20-25 सीट के आसपास रहेंगे। तो अगर आप 543 में 20-25 इनको निकाल लीजिए और आप टेक अनदर 10 सीट्स जो इंडिपेंडेंट और नॉर्थ ईस्ट, सो ऐसी मतलब 43 सीट्स में आप इन सबको कर लीजिए अदर्स में। 500 सीट में डायरेक्टली आमने सामने की लड़ाई है इंडिया गठबंधन और एनडीए की, और इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फ्रैक्चर्ड की कहीं कोई उम्मीद है कि 250 मिल गया और फिर मैंडेट क्लियर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय जी, ये आनंद, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आपको दिखा दूं, हमारे देश में एटलीस्ट 1989 के बाद से हमारे यहाँ पे हमेशा हंग पार्लियामेंट आई है। केवल लास्ट 2 इलेक्शन में क्लियर मैंडेट था जब मोदी जी आए हैं 2014 और 2019 में इन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिली, लेकिन उससे पहले हमेशा हंग पार्लियामेंट आई है और किसी तरह सरकारें चली हैं, चाहे वो एनडीए ने चलाई हो चाहे यूपीए ने चलाई हो, माइनॉरिटी सरकारें यहाँ चली हैं और पूरे 5 साल भी चली है। मैं आपको जल्दी से 3 स्लाइड्स दिखाऊंगा। ये 3 ऐसे इलेक्शंस हैं जहां पे हंग पार्लियामेंट आई थी लेकिन सरकारें चल नहीं पाई थी फॉर वॉट एवर रीजन, कोई ना कोई उसमें पॉलिटिकल रीजन था, लेकिन ये चली नहीं थी। मैं 1989 की बात कर लूं, ये वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जब राजीव गांधी का मैंडेट था, उसमें लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस आई थी 1989 में, तब उनको 197 सीट्स मिली थी। जनता दल दूसरे स्थान पर थी 143, लेकिन बाकी लोगों ने वीपी सिंह को सपोर्ट किया, वो तब प्रधानमंत्री बने थे। उस समय प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन थे, लेकिन नोट ये करिए कि सबसे पहले उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट किया था। राजीव गांधी ने मना कर दिया था, इसलिए फिर बाद में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया, बहुत लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। ये 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की, आपको याद होगा, 13 दिन की गवर्नमेंट बनी थी, उस समय हमारे प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी थे। यहाँ पे कांग्रेस को 140 मिली थी, बीजेपी को 161 मिली थी। और यहाँ पे भी शंकर दयाल शर्मा ने सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था, लेकिन वो नाकाम हो गए अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने में और ये सरकार गिर गई थी 13 दिन के अंदर ही। और फिर से 1998 में एक और इलेक्शन हुआ, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इस बार हमारे प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन थे। कांग्रेस को 141, बीजेपी को 182, फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया गया सरकार बनाने के लिए, और ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई थी क्योंकि 1999 में फिर से इलेक्शन हो गए थे। तो यही मैं इसलिए आपको ये डेटा दिखाया है कि जैसे हालात अगर बन रहे हैं और हंग पार्लियामेंट आ रही है और एक तरफ इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टीज है, तो इंडिया गठबंधन अगर बना भी तो पहली चीज, क्या वो सरकार चलेगी ज्यादा दिन, और क्या आप सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज देखते हैं उन दिनों से और आज के लिए? आनंद। पहला तो अजय, मतलब बिल्कुल आपका ये सारे ऑब्जर्वेशन सही हैं, लेकिन उसमें जिस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने भी सरकार बनाई थी, उसका प्रीपोल अलायंस में किसी के साथ नहीं थे। 89 में जरूर आप कह सकते हैं कि नेशनल फ्रंट का एक प्रीपोल अलायंस था, और उस समय लेकिन क्या हुआ था कि बहुत से लोगों, साथी दलों ने उनको बाहर से सपोर्ट किया था, खास करके बीजेपी ने, दे नेवर पार्टिसिपेटेड इन द गवर्नमेंट। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज 2024 और 89, 96, 98 मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि चीजें बहुत डायनेमिक हो गई हैं, चीजों का बहुत फर्क हो गया है। उस समय क्या ईडी इस तरह से इंटरफियर करता था नंगे रूप से, मैं ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं कि जरूर उस समय की जो भी सरकार रहती थी, आज नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो इवन बीजेपी की सरकारें अटल जी के समय रही हो, वो किसी का फेवर या किसी को पर्दे के पीछे काफी कुछ होता था। लेकिन ब्लेटेंटली, मतलब मोदी जी रैली में बोले कि अब तेजस्वी यादव को गिरफ्तार होंगे 15 दिन बाद, तो इट इज एज गुड एज कि अब मैं ईडी से कहूंगा कि तुम्हें जाके गिरफ्तार करो।
आज तेज मतलब अगर आप इस तरह का इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से अगर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ईडी किस तरह से बिहेव करती है, सीबीआई किस तरह से बिहेव करती है, इनकम टैक्स कैसे बिहेव करती है, हम सब लोग देखे हुए हैं। अब मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये एक 2024 में जो प्राइमरली जो मूविंग फैक्टर था, अगर आप याद करें तो जनता से ज्यादा पार्टियां त्रस्त हैं मोदी जी और बीजेपी से। हर एक के लीडर को जेल में, हर एक के लीडर को ऊपर वो, और हमारे यहां आ जाओ तो तुम सब साफ सुथरे। 89 में जनता भी त्रस्त थी और लीडर्स ने जनता को आह्वान किया था और तब उन्होंने एक फ्रंट बनाया था कि हम इस तरह। यहां पे तो यही लोग आपस में हैं और एक बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन ये रहेगा जो मुझे लगता है विच इज गोइंग टू बी द बाइंडिंग फोर्स, और इसीलिए जल्दी एक दूसरे का हाथ छोड़ने में दिक्कत इनको ये होगी कि इनको पता है कि अलग अलग हुए तो इनको जैसे कहते हैं चुन चुन के फिर वो ठीक किए जाएंगे, तो वो जो चुन चुन के हैं उसको अवॉइड करना चाहते हैं। दे नो कि इफ दे आर टुगेदर it is difficult for Modi ji to handle them, it is difficult for Amit Shah to handle them, और इसलिए मुझे ये लगता है कि अच्छा, और दूसरा क्या है कि इंडिया गठबंधन प्री पोल है। अगर आपको याद हो तो ये सब लोग, मतलब मोदी जी तो कहते ही थे, अमित शाह कहते ही थे, लेकिन काफी हमारे मीडिया में भी एक स्केप्टिकल थे लोग कि यार ये इंडिया गठबंधन हो तो गया है लेकिन ये सब आपस में एक साथ रह पाएंगे क्या, ये कुछ कर पाएंगे क्या। और उसमें शायद मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी जब उन्होंने नीतीश कुमार को तोड़ लिया था, जो कि एक तरह से was the primary mover for in making India alliance। तो उनको लगा था कि अब तो ये टूट जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आते गए, इलेक्शन अपने उसमें आते गए, इंडिया गठबंधन का आपस में जिसको कहते हैं ना भाईचारा वो ज्यादा बढ़ गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आज का ही दे दूं। अखिलेश यादव कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए बांसगांव में दूसरी बार गए हैं। एक बार वो अकेले गए थे, आज वो राहुल गांधी के साथ गए हैं। मैंने जनरली मेरी याद में दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के लिए दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गया है। मेरा इस तरह का मुझे नहीं। अजय, मैं दूसरी बात कह दूं, मैं आपको भी पता है कि मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूं अखिलेश यादव का कि भाई बात लेट हो, लेकिन अखिलेश यादव जो इलेक्शन हो गया है तो मुझे अभी तक एक मौका भी ऐसा नहीं मिला, एक मौका मैं कहूंगा जहां पे मैं अखिलेश यादव, और मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूं, जहां पे मैं ये कह सकूं भाई ये अखिलेश यादव जी को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि आज अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ बनारस जा रहे हैं, उनकी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ 2 दिन पहले गई थी, और बनारस किसके लिए जा रहे हैं? उन अजय राय जी के लिए जा रहे हैं जो अजय राय जी ने मालूम नहीं इनको क्या क्या कहा था, मतलब कांग्रेस से। तो मेरा कहना यह है कि शायद ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग अखिलेश यादव और राहुल गांधी और एवरीवन, उन्होंने बीजेपी का वो वाला चेहरा आप देख लिया है जो बिल्कुल नंगा होके, और जो फासिस्ट चेहरा जिसको कहते हैं उस तरह के चेहरे का हो गया। तो एक वो सबसे बड़ा फैक्टर तो मेरे हिसाब से वो रहेगा जो इनको यहां से अलग होने में काम ये करेगा। भैया अलग हुए तो फिर क्या हो जाएगा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने, हम लोग जो भी कहें, दिल्ली मॉडल तो एक तैयार कर लिया है जो शिक्षा और इलेक्ट्रिसिटी पे है, बिजली मूल रूप से, और स्वास्थ्य पे। जिस तरह का न्याय पत्र राहुल गांधी ने तैयार किया है, मतलब कांग्रेस ने तैयार किया है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे ख्याल में फिर जनता की बहुत सी जो चीजें हैं उसको ये लोग एड्रेस करेंगे। कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, पर एक जनता को भी लगेगा ना कि यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। कम से कम ये राम मंदिर और अविनाशी और मैं क्या कहता हूं इस तरह की बिना सिर पैर की बातें नहीं करेंगे। अब मोदी जी, अगर आप इस पे उतारू हो जाए, अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये अब ये मुजरा भी करेंगे, तो क्या मोदी जी के नहीं, मोदी जी के जो अस्त्रगार है उसमें शस्त्रगार है, उसमें क्या मुजरा इज ऑल्सो वो जो मोदी जी भी यूज कर सकते हैं। भाई अगर दूसरा कर सकता है तो मोदी जी के पास तो बेहतर मुजरे के प्रारूप होंगे, जो विदेशी प्रारूप भी हो सकते हैं मुजरे के, तो मोदी जी क्या उसको इस्तेमाल करवाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब पक गए हैं, और जिस तरह की बातें, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की भाषा मोदी जी यूज कर रहे हैं, एंड दे वांट अ चेंज। अजय।
जी जी आनंद, लेकिन एक बात है कि जहाँ के बीजेपी शायद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर भी बनेगी इस इलेक्शन के बाद, और हो सकता है इंडिया गठबंधन की आप जो बोल रहे हैं 300 सीट आ जाए। तो उस जब सिचुएशन में ये फिर बॉल गोज इनटू दी प्रेसिडेंट्स कोर्ट, और जो प्रेसिडेंट, जैसे मैंने अभी 3 नाम आपको लिए, इन तीनों केस में उन्होंने पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया था। हो सकता है उस समय कोई प्री पोल अलायंस नहीं रहा हो, जैसा आपने बताया, एक्सेप्ट जनता दल के केस में, लेकिन फिर भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वेंट टू देम, और फॉर वट एवर रीजन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। अब मोदी जी तो नहीं लगता मेरे को ऐसे हैं कि वो डिक्लाइन करेंगे भले ही उनकी 100 सीट भी आ जाए, क्योंकि उसके बाद वो जरूर खेल शुरू करेंगे। और कई सारी आपने देखा होगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं आजकल कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। आज भी सुबह से वही चल रहा है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बदल दी गई है और हमारे आर्मी चीफ को एक्सटेंड कर दिया गया है, वगैरह वगैरह। तो अगर ये हमारे प्रेसिडेंट के पास जब ये जाएगी ये चीज, तो आपके ख्याल से वो कैसे इस बार रिएक्ट करेगी? आनंद? नहीं, मेरे ख्याल में उनके पास कोई चॉइस नहीं है। विच एवर पार्टी इज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बुलाना उनको पड़ेगा। अब उसके सामने एक ही चीज है, देयर इज ओनली वन थिंग, और जो मुझे लगता है कि मैं बिना, मतलब मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मैं उन इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसकी बेसिस पे मैं अपनी वो समीक्षा कर रहा हूँ। 1 तारीख को शायद इसीलिए खड़गे जी ने एक इंडिया गठबंधन की ऑलरेडी एक बैठक बुला ली है दिल्ली में, और मुझे ऐसा लगता है कि 4 तारीख को जब शाम तक रिजल्ट आ जाएंगे या दिन तक रिजल्ट आ जाएंगे, तो अगली बात ये होगी कि जो भी ये इंडिया अलायंस है, ये अपने नाम के साथ और कुछ लोगों के सिग्नेचर लेके किसी तरह से ये एक लेटर डालने से आप कोई नहीं मना कर सकता है। दे विल स्टेक क्लेम कि वी कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। सरकार, प्रेसिडेंट को जाना होगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के उससे, लेकिन अब क्या होगा कि ये शायद आज से ही ये शुरू हो गई है पेशबंदी जिसको बोलते हैं, कि पहले सारे लोग इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन के दे विल स्टेक क्लेम, और 2 चीजें और अजय समझने वाली होंगी। मैं कल मैंने प्रोग्राम भी किया था, मैंने उसमें नाम दिया कि कमजोर कड़ी कौन, जो लोग नाम ले रहे हैं। तो पहले नाम हम लोग इंडिया गठबंधन के ले लें। भाई वहां सबसे ज्यादा सीट पे कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी लड़ रही है सबसे ज्यादा सीट पे। तो अगर समाजवादी पार्टी क्या एनडीए के साथ जा सकती है, लेट अस डिस्कस इट आउट। मेरे हिसाब से इट इज अ रूल्ड आउट थिंग, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव बाकी सारी चीजें भूल जाइए, उनको अगर यूपी की पॉलिटिक्स करनी है तो योगी और बीजेपी के सामने करनी है, तो ही कैन नॉट अफोर्ड टू गो विथ, तो दैट इज रूल्ड आउट। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है वो है तृणमूल कांग्रेस, 47 सीट्स। अब तृणमूल कांग्रेस क्या अफोर्ड कर सकती है बीजेपी के साथ जाना? कुछ लोग कहेंगे यस, पास्ट में भी किया था, अभी भी किया था, शेयर किया था। मेरे ख्याल में तृणमूल कांग्रेस ने जब एनडीए का पार्ट थी वो, तब से और आज में बहुत फर्क आ गया है। आज तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में खास करके अल्पसंख्यक वोट का केवल और केवल वही एक ठिकाना है। जहां पे आज तृणमूल कांग्रेस खड़ी है उसमें वो एक बीजेपी टाइप जो एक पार्टी है जो रिलीजन के बेसिस पे चलती है, उनके साथ खड़े होने से उनको भी डर है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है। तो मैं तृणमूल कांग्रेस अलग रह सकती हैं, तृणमूल कांग्रेस कैन बी अ वेरी हार्ड बार्गेनर कि भाई हमारा ही वो प्रधान, वो सब तो हो सकता है, लेकिन वो एनडीए में जाएंगे ये रूल्ड आउट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वोट की बात है। अब 3 और 4 2 नाम मैं एक साथ डिस्कस कर ले रहा हूं, उद्धव ठाकरे और स्टैलिन। स्टैलिन 21 सीट पे लड़ रहे हैं डीएमके, तो 21 में अगर वो 21 भी जीत जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आज स्टैलिन ये समझते हैं कि इस समय की पॉलिटिक्स में वो 21 लोगों को लेकर वो लीड कर सकते हैं। हाँ, उद्धव ठाकरे जी जिस तरह से वो हुए हैं, उद्धव ठाकरे
भी आहत हैं मोदी जी से और इनके बयानों से, लेकिन उद्धव ठाकरे भी मेरे हिसाब से कोई इस तरह का काम अब वापस जाने का बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। जो उनके ऊपर जो भी प्रलोभन, जो भी वो सब देने थे वो हो चुके हैं। अब जरा आ जाइए आप एनडीए के कैंप में। एनडीए का जो सबसे बड़ा मतलब जिसको पार्टनर बोलेंगे वो तेलुगु देशम है। तेलुगु देशम आर देयर सबसे लार्जेस्ट पार्टनर इन एनडीए। अब क्या चंद्रबाबू नायडू ने का कमिटमेंट बीजेपी के साथ पुराने जैसा है, या अगर उनके कुछ वो सदस्य आ जाते हैं तो ही विल बी मोर कंफर्टेबल विद इंडिया अलायंस। लेट्स प्रूव इट। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन इंडिया अलायंस के साथ है। दूसरा, 2 नंबर पे वहां पे जेडीयू लड़ा 16 सीट पे। जेडीयू के बारे में ये मानना है सब लोगों का कि इलेक्शन के बाद जेडीयू के कुछ लोग या तो बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी में डिसॉल्व हो जाएगी। और शायद अभी भी ये बहुत अटकलें लगाई जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर पलटी मारेंगे। तो मतलब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा दिक्कतें एनडीए में हैं बनस्पत इंडिया गठबंधन में एज ऑन डेट। तो सिंगल लार्जेस्ट को तो बुलाएंगे, लेकिन मोदी जी जब वहां जाएंगे और ओथ लेंगे तो मोदी जी को ये थोड़ी होगा कि 6 महीने के बाद आपको फ्लोर टेस्ट करना है। मोदी जी को 14 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट करना होगा। तो वहां पे फ्लोर टेस्ट का कोई दूर दूर तक मेरे हिसाब से कोई गुंजाइश नहीं है अजय जी। ऐसा ही हुआ था आई थिंक 1996 में भी, जब पीए सांगमा प्रोटेम स्पीकर बने थे तो वो प्रोटेम स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट करा दिया था। उस पर भी काफी चर्चा हुई थी कि क्या प्रोटेम स्पीकर का रोल होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट के लोगों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर की जब नियुक्ति होती है तो उनको हैंड ओवर करने की। लेकिन प्रेसिडेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। तो मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं और जिन्होंने ऐसी सिचुएशन को डील किया है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था, हमारे यहाँ उन दिनों प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, उन्होंने ये सिचुएशन 96 में देखी। फिर शंकर दयाल शर्मा जी और नारायणन जी। अब अगर आप इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखेंगे तो इनका बहुत भारी था। इनका एक्सपीरियंस, पढ़े लिखे थे और पॉलिटिकल लोग थे। उसके बनस्पत हमारे जो आज प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, वो उस हिसाब से थोड़ा वीक लगती है मेरे को। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो इनके सलाहकार बहुत होंगे और उसमें जरूर मेरे को लगता है कि सरकार के लोग बहुत इंटरफियर करेंगे। अब अगर कोई स्ट्रांग प्रेसिडेंट होता कल को, अब्दुल कलाम जैसे या शंकर दयाल शर्मा, वो कभी नहीं सुनते किसी गवर्नमेंट की, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते। बट इस बार, और ये मेरा खुद का ओपिनियन है, कि बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे राष्ट्रपति जी पर पड़ने जा रहा है। आनंद जी, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू, लेकिन मैं एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। द्रौपदी मुर्मू जी को ये कहना कि वो बाकी 3 के मुकाबले, देखिए वो एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आ रही हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि वो 2 बार उड़ीसा की विधानसभा की मेंबर रही हैं, मंत्री रही हैं लंबे समय तक वहां, और पॉलिटिक्स को ठीक से जानती हैं। लेकिन जो आप वीक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अगर एक फोटो की मैं फिर याद दिला दूं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगेगा। एक आपने फोटो देखी होगी जब अडवाणी जी के घर भारत रत्न देने गए हैं मोदी जी इनके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, तो मोदी जी चैन से कैसे कुर्सी पे बैठे हैं और कैसे अडवाणी जी बैठे हैं और ये खड़ी होके बात कर रहे हैं। वो थोड़ा मुझे हर दृष्टि से एज द प्रेसिडेंट के सामने आप किस तरह से बैठे हैं और अपने को कैरी कर रहे हैं। अडवाणी जी इज अ डिफरेंट केस, अडवाणी जी की तबीयत खराब थी वो, लेकिन आप किस तरह से अपने को कंडक्ट कर रहे थे उसमें ना केवल प्रेसिडेंट का वो कर रहे थे, बल्कि एक नारी का भी अपमान कर रहे थे। क्योंकि एक जनरल ट्रेडिशन है कि अगर कोई इफ अ लेडी इज देयर,
और जिसको अंग्रेजी में कहें कहें कि इफ यू आर अ जेंटलमैन, इफ यू आर नॉट अ जेंटलमैन देन तो बाय मैटर क्लोजेस, बट इफ यू आर अ जेंटलमैन देन इट इज सपोज टू बी कि आप अपनी कुर्सी पे उनको ऑफर करेंगे। तो मोदी जी को ये सब लगता है कि नहीं मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तो वो मैं मानता हूँ कि डॉक्टर मुर्मू जी का मतलब प्रेसिडेंट के पास बहुत ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंस भी ये कहता है कि भाई जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाइए। अब वो लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने के बाद उनसे कहती हैं कि 6-7 दिन में फ्लोर टेस्ट करिए, कि 14 दिन में करिए, कि 20 दिन में करिए, वो थोड़ा डिस्क्रिशनरी है। लेकिन ये सारी चीजें टेक्निकल ज्यादा हैं। मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द डे जो पार्लियामेंट है, मतलब अगर हम लोग उस पे आ रहे हैं ब्रास टैक्स पे, तो डिसीजन तो पार्लियामेंट की फ्लोर पे ही होगा। वो राष्ट्रपति भवन के यहाँ मौका दिया जा सकता है, लेकिन डिसीजन तो वहां नहीं। जी जी, तो मैंने इस रेफरेंस में ये किया था कि मोदी जी और अमित शाह जैसे पर्सनालिटीज हैं वो ओवरबेयरिंग हो जाते हैं, और जब वो बैकफुट पर होंगे तो वो सब कुछ ट्राई करेंगे, और उसमें राष्ट्रपति कितना स्टैंड आउट कर पाएंगी, इस हिसाब से मैं कह रहा था कि वो उस हिसाब से थोड़ा वीक लग रही है। हाँ, मतलब और अगर नहीं सब कुछ ट्राई करेंगे तो मोदी जी को अब यू कैन एक्सपेक्ट अ मुजरा ऑल्सो, जैसा मोदी जी कहें। तो मतलब अगर सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, मुजरा भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है जी। तो थैंक यू वेरी मच आनंद इस कमेंट्स के लिए। अगले हफ्ते हम फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।